साथियों, आवाज इंडिया पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी सीट है, जिस सीट पर पूरे देश की नजर कहीं ना कहीं रुकी हुई है, उस सीट का नाम है रायबरेली। रायबरेली में राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ठाकुर प्रसाद यादव कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और बीजेपी की तरफ से अगर हम बात है तो दिनेश प्रताप सिंह यह भाजपा के प्रत्याशी है। इस सीट के क्या समीकरण बन सकते हैं, इस सीट पर राहुल गांधी की कितनी दावेदारी है, और खासकर अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो यादव वोट जो है वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में अगर जाता है तो इससे बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से इस चुनाव में अपना परफॉर्मेंस कर सकती है और राहुल गांधी को कितना नुकसान हो सकता है, इन सभी बातों को हम आपके सामने साझा करने वाले हैं। और इस लाइव सेशन में हमारे साथ में आवाज इंडिया टीवी के डायरेक्टर अमन कामले सर है। हम सर से यह जानना चाहेंगे कि सर किस तरीके से यह सीट पर समीकरण बन रहे हैं, राहुल गांधी कौन कर रहे हैं, और ये जो बसपा जो है बहुजन समाज पार्टी को जो है यादव वोट क्या कितने प्रतिशत मिल सकता है, और ये राहुल गांधी को कितना मुश्किल पहुंचा सकता है, क्या कहेंगे सर? थैंक यू। देखिए, रायबरेली की सीट पे जब हम गए और हमने देखा कि रायबरेली की सीट ये काफी हाई प्रोफाइल सीट है और रायबरेली की सीट से इस बार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। लगभग पिछले 24 सालों तक सोनिया गांधी चुनाव जीता है और वो यहाँ की सांसद रही है लगभग 24 साल तक। इसके बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी यहाँ से कॉन्टेस्ट करने के बिल्कुल मूड में नहीं थे, ना अमेठी से न रायबरेली से। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का काफी आग्रह था कि आ, हम अगर यूपी से कॉन्टेस्ट करते हैं राहुल गांधी जी तो उसका एक मैसेज अच्छा जाएगा समूचे यूपी के अंदर। तो उनके आग्रह के खातिर राहुल गांधी यहाँ आए। चर्चा ये भी थी कि शायद खड़गे साहब रायबरेली से कॉन्टेस्ट करें और अमेठी से राहुल गांधी कॉन्टेस्ट करें तो और अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन खड़गे साहब ने कहा कि नहीं, वो कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, राहुल गांधी का कॉन्टेस्ट जरूर करना चाहिए। तो इसलिए राहुल गांधी यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, सोनिया गांधी की विरासत को वो आगे बढ़ा रहे हैं और गांधी परिवार की एक विरासत ऑलरेडी यहाँ है। और अमेठी और रायबरेली दोनों बिल्कुल लगी हुई आसपास की सीटें हैं। जहां तक बात करें हम रायबरेली की, कि रायबरेली एक हाई प्रोफाइल सीट होने के कारण सबकी निगाह यहाँ पर है। मैं इसका समीकरण बता दूं कि रायबरेली में लगभग 34% शेड्यूल कास्ट मतदाता है। सबसे हाईएस्ट वोटर रायबरेली में शेड्यूल कास्ट के हैं। और इसके अलावा बाकी फिर मुस्लिम 6% है, यादव है, मौर्य है, कुशवाहा है, सैनी है, अपर कास्ट का वोट है, ब्राह्मण वोट भी लगभग 10% है। तो तमाम तरीके के वोटर्स यहाँ पे हैं, सभी जात धर्म के वोटर्स यहाँ पे हैं। लेकिन अगर हम देखें सोनिया गांधी के चुनाव पिछले 25 सालों का, तो कोई खास अंतर हमें नजर नहीं आया इन चुनाव में। जो भी विपक्षी पार्टियां थी काफी दूर दूर तक थी, आसपास कोई नहीं था। लेकिन बीजेपी इस बार जरूर ये कोशिश कर रही है कि जिस तरह से अमेठी में उन्होंने पिछले टाइम राहुल गांधी जी को परास्त किया था, तो वही कोशिश बीजेपी कर रही है कि रायबरेली से भी राहुल गांधी को परास्त किया जाए और उसी के मद्देनजर वो रणनीति बना रहे हैं। और अमित शाह ने स्वयं बागडोर संभाली हुई है। रायबरेली में जो 5 विधानसभा है उसमें से 4 विधानसभा पे सपा के विधायक हैं और एक पे रायबरेली सीट पे आदित्य सिंह जो पहले कांग्रेस की थी वो अभी बीजेपी से विधायक है। तो रायबरेली में जो ऊंचाहार से विधायक है मनोज पांडे, उनके घर भी अमित शाह गए और ये संकेत है कि मनोज पांडे वैसे पिछले बार भी उन्होंने सपा बीजेपी के पक्ष में वोट किया था राज्यसभा के चुनाव में। इस बार भी वो बीजेपी के पक्ष में ही वोट करने वाले हैं और अपना पूरा जो उनका वोटर्स है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। राजा भैया का भी एक फैक्टर यहाँ पे था क्योंकि उनकी विधानसभा और लोकसभा बाजू में ही लगी हुई है। ये कहा जा रहा था कि राजा भैया को मैनेज करेंगे तो रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी इन लोकसभा सीटों पे असर होगा। लेकिन राजा भैया ने बीजेपी के साथ जाने से इनकार कर दिया, तो कुछ राहत तो जरूर महसूस हुई होगी कांग्रेस के लिए। लेकिन यहाँ पे बीएसपी भी एक फैक्टर है। जैसा कि बीएसपी के बारे में अगर देखा जाए तो बीएसपी लगातार ऐसे कॉन्टेस्ट करते आई है चुनाव, लेकिन जीतने के कोई आसार कभी नजर नहीं आए। 2009 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, जब यूपी की सीएम बहन मायावती थी, उस समय बाबू सिंह कुशवाहा को यहाँ से कॉन्टेस्ट कराया गया था। हालांकि वो सेकंड नंबर पे रहे, लेकिन जीत का अंतर तब भी काफी दूर था। लगभग 2 लाख से अधिक वोटों से सोनिया गांधी जीत गई थी। तो
रायबरेली ये बहुत ही ट्रेडिशनल गढ़ है कांग्रेस के लिए। हालांकि विधानसभा में ये नतीजे उलट होते हैं। विधानसभा में सपा यहाँ से लीड लेती है, अभी 4 विधायक भी उनके पास में है। लेकिन लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में कांग्रेस को ही हमेशा यहाँ पे लीड मिलती है। जी। तो हाँ, जिस तरीके से सर आपने कहा कि बसपा का फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर हम बात करते हैं यादव समाज के, तो यादव समाज के क्या समीकरण बन रहे हैं? क्या उनका वोट बहुजन समाज पार्टी की तरफ शिफ्ट शिफ्ट हो सकता है, या फिर अगर नहीं हुआ तो क्या वो कांग्रेस की तरफ जा सकता है? क्या लगता है आपको? देखिए ठाकुर प्रसाद यादव जो स्वयं यादव समाज से है, जी। बीएसपी के एक दिग्गज नेता है। जी। यहाँ की सरानी विधानसभा से भी उन्होंने चुनाव कॉन्टेस्ट किया था, लेकिन वो जीत नहीं पाए। वोट्स भी इतने अच्छे नहीं मिले। हालांकि वो लखनऊ से है, अभी सरायनी में उन्होंने अपना घर भी बनाया है। बावजूद इसके उनके टाइमलाइन पे अगर आप जाएंगे तो वो दावा कर रहे हैं कि यादव समाज का वोट भी उनके पक्ष में है, दलित समाज का वोट भी उनके पक्ष में जी। है, अन्य समाज के पास भी वो जा रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से फाइट में आ जाए। जी। लेकिन जब हमने कुछ यादव समाज के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका भी कहना था कि हर कोई उनके पास आता है, लेकिन उन्होंने कोई मन नहीं बनाया। हमने कहा कि क्या बसपा को वोट देंगे, तो ऑन कैमरा कहने से उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कुछ बातें नहीं कही। तो जैसा कि मैंने कहा कि सपा के 4 विधायक यहाँ से है, जी। तो ये बहुत ही नामुमकिन सी बात है कि यादव समाज का वोट शायद बसपा की तरफ जाए। तो ये कोशिश तो होती है हर उम्मीदवार की, जो उस समाज से आता है वो दावा जरूर करता है, लेकिन जहां तक हमने देखा, लोगों से बातचीत की, ऐसा कोई नजर नहीं आया। अभी अगर हम देखें तो राहुल गांधी काफी आगे निकल चुके हैं इस चुनाव में, और प्रियंका गांधी स्वयं यहाँ पे लगी हुई है। आज तो सोनिया गांधी भी रायबरेली पहुंची है, उनकी भी जनसभा है। अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं। सोनिया गांधी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संयुक्त जनसभा है। प्रियंका गांधी तो चप्पा चप्पा छान रही है रायमेठी और रायबरेली की। और एक बात अच्छी भी हुई कि रायबरेली से राहुल गांधी ने कॉन्टेस्ट करने के कारण जो है पड़ोस की अमेठी सीट में भी अभी कॉन्टेस्ट थोड़ा तगड़ा नजर आ रहा है। स्मृति ईरानी की सीट वहां खतरे में है। जी। जी। और जो आसपास की जो सीटें हैं, जैसे बाराबंकी की सीट है या उधर कौशाम्बी की सीट है, इस पर भी प्रभाव हो जाता है। तो मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो आसपास की 4-5 सीटों पे कांग्रेस ने अपना प्रभाव जमाया है। ये सपा की जो सीटें हैं वहां पर भी प्रभाव जम गया है। तो ये एक अच्छा मैसेज भी गया है कि राहुल गांधी यहाँ से अगर कॉन्टेस्ट करते हैं तो यूपी के जो चुनाव है वो रोचक हो गए हैं। और जो रणनीति थी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, वो यहाँ सही साबित हुई है। जिसके कारण इसका असर आसपास की सीटों पे गिरेगा। जहां सपा के उम्मीदवार मजबूत है वो जीतेंगे, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार मजबूत है वो जीतेंगे। कुल मिलाकर ये देखा जाएगा तो यूपी में जो चुनाव है वो पहली बार जैसा नहीं है। इस बार काफी रोचक मुकाबला है। बीजेपी ये दावा नहीं कर सकती कि हम 70 सीटें जीतेंगे। और योगी आदित्यनाथ का फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैसेज गया है कैडर में कि योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे अगर मोदी जी फिर से सत्ता में आएंगे। जी। तो ठाकुर फैक्टर भी काफी मजबूत है। और कभी कई जगह पे हम देख रहे हैं कि ठाकुर वोट जो है बीजेपी से छिटक रहा है, कई ठाकुर बीजेपी के अगेंस्ट में गए हैं। अगर हम जौनपुर के धनंजय सिंह को छोड़ दें, क्योंकि उन्हें डर है, वो जेल में जा चुके थे और दबाव भी था, इसलिए उन्होंने सीट भी वापस कर दी बीएसपी से। अगर वो वहां से कॉन्टेस्ट करते तो डेफिनेटली बीएसपी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां से जरूर होता। लेकिन अभी वो खुलकर बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं। उनकी वाइफ श्रीकला रेड्डी अमित शाह से जाकर भी मिली। तो ये एक कोई एक्सेप्शनल बात है। या अगर हम बृजभूषण शरण सिंह के बेटे की बात करें, वो जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ एक्सेप्शनल अगर बातें छोड़ दी जाए तो ठाकुर वोटों में काफी बिखराव बीजेपी के अंदर है। बीजेपी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स काफी जबरदस्त है। तो इसका असर जो है हमें चुनाव में देखने को मिल सकता है। जी। सर, जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन और खरगे साहब ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, और जहां पर कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, तो इस गठबंधन का फायदा राहुल गांधी को और तमाम सीटों पर कितना हो सकता है, और बीजेपी को कितना डैमेज हो सकता है? तो राहुल गांधी के यहाँ से कॉन्टेस्ट करने के बाद में जो 3 फेज अगले हैं, जी। तो उस फेज में तो डेफिनेटली बेनिफिट होगा, कांग्रेस को भी होगा, सपा को भी होगा। या इससे पहले के भी जो फेजेस हुए हैं, इसमें भी कोई दावा नहीं कर सकता कि बीजेपी बहुत ही श्योरली हर सीट जीत रही है। हर सीट पे अच्छा मुकाबला हुआ है। और इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही अच्छा मुकाबला हुआ है। कई कई जगह पे बीएसपी भी अच्छे मुकाबले में है। अगर हम बांदा की सीट करें तो वहां ब्राह्मण वोट बीएसपी के पक्ष में जा रहा है।
तो ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां बीएसपी मजबूत है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मुकाबला है यहाँ पे अगर बीएसपी साथ में होती तो 70 सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता था। इतना माहौल आज की डेट में है। बहरहाल जो भी हुआ उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो है जहां तक मैं देख रहा हूँ यूपी के राजनीति को, तो ये एक अच्छा परसेप्शन बना है इंडिया गठबंधन के लिए। जी। तो इस तरीके से सर ने पूरा जो मामला है कि रायबरेली की सीट राहुल गांधी के लिए क्यों आसान है, यहाँ पर ये पारंपरिक तौर पर कांग्रेस की सीट रही है और अभी राहुल गांधी यहाँ पर आने से अमेठी की जो सीट है उस पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा और आजू बाजू की जो सीटें हैं उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस और गठबंधन का प्रभाव हमको साफ देखने को मिल रहा है। और भी ऐसी रोचक जानकारियां, क्योंकि हम यूपी में घूम रहे हैं और ऐसी हर सीटों का विश्लेषण हम आने वाले समय में करने वाले हैं। आप बने रहिए आवाज इंडिया के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।